नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रेश मणि चौबे है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मिस ज्योति मैम ने इससे पहले हिंदी की वीडियो में आप लोगों को वर्णमाला के बारे में पूरी तरीके से पढ़ाया था। दो वीडियोस एक्चुअली हम ले आए थे उस पर। वर्णमाला की जो वीडियो थी उसको हमने ऐड किया था, संयुक्त व्यंजन का एक और वीडियो था उसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम वीडियो पहली ही कहेंगे। आज वीडियो दूसरी पे हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें ज्योति मैम आप सभी को पढ़ाएंगी उच्चारण स्थान के बारे में, स्वर और व्यंजन दोनों के उच्चारण स्थान के बारे में आपसे बात करेंगी। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हो, पिछली वीडियो नहीं देखी हो, तो आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अपनी इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति है। मैं ज्ञानोदय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी में वर्णमाला का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहला वीडियो मैंने आपको बता दिया है, पहले वीडियो में वर्णमाला की कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं और दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो जो चीज़ें बची हुई हैं उसे हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने आपको उस वाली वीडियो में कहाँ तक पढ़ाया था, बताया था कि स्वर कौन से होते हैं और कितने होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। ठीक है, स्वर 11, व्यंजन 33 और संयुक्त वर्ण के भी बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, आज हम लोग स्वर और व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे और वर्णों में घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब के बारे में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं और इसमें हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इसको हम आज इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आता है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, इसके बाद प वर्ग। अब ये स्पर्श व्यंजन भी थे, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो क वर्ग में क ख ग घ अंग, च वर्ग में च छ झ ञ, त वर्ग में ट ठ ढ ढ, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, इतने वर्ण आते हैं। ठीक है, अब ये क वर्ग जो होते हैं वो कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से। ठीक है, इसको कंठ भी लिखते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और ख वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे अगर आप याद कर लेंगे। और ये वर्ग तो आप याद ही है। अगर नहीं याद हो रहा है ये वर्ग तो आप ऐसे याद कर लीजिए, क च ट त प, 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 ऐसे याद कर लीजिए। तो क वर्ग का कंठ, च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धा, त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। अब इसमें और भी बहुत सारे आते हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हम पहले पता कर लिए। अब मैंने जैसे याद किया था उस तरह से मैं बता रही हूँ। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में कौन कौन से आते हैं। पहली बात तो अगर आप जानते हैं अ आ इ ई उ ऊ, री भी होता है, री अलग लिख दे रहे हैं, ए ओ औ। अब आप देखिए, क वर्ग में आता है अ और आ और ह। क वर्ग में आता है अ, आ और ह। और च वर्ग में तालु में यानी कि कंठ में क वर्ग और अ, आ और ह आता है। कंठ उच्चारण स्थान किसका किसका होता है, क वर्ग का, अ, आ और ह का। तालु उच्चारण स्थान च वर्ग का होता है। बोल के भी देखेंगे तो तालु टच होगी, च छ छ छ। तो
तालु में च वर्ग हो गया, और इसमें क्या आता है, ई, छोटी ई और बड़ी ई, और य और ये वाला स। याद होगा पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इसको तालव्य विषय भी कहते हैं। तालव्य विषय है तो तालु में ही रहेगा, ठीक है। फिर मूर्धा वाले में ट वर्ग आता है, और अगर संस्कृत में री आता है, अगर संस्कृत की भी बात की जाए तो इसमें री भी आता है। नहीं तो हिंदी में री का कोई मतलब नहीं है, ना तो री पूछा जाता है। तो री और र और मूर्धा वाला स लिख दीजिए। मूर्धा वाला स कौन सा था, ये खटकोड़ वाला स, ठीक। दंत में आपका आता है त वर्ग, त वर्ग हो गया। और दंत से और क्या बोल सकते हैं, दंत में त वर्ग आता है। अगर संस्कृत में देखा जाए तो री भी आता है, लेकिन संस्कृत का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो दंत में ल और दंतीय स किसको कहते हैं, स को। तो ये ल और ये स, ठीक। ओष्ठ में प वर्ग आता है, और इसमें अगर आप ऊ और बड़ा ऊ बोलेंगे तो पूरा पूरा ओठ का ही प्रयोग हो रहा है, यानी ओष्ठ का ही प्रयोग हो रहा है। तो प वर्ग में छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आएंगे, ठीक है। प वर्ग में छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी आएंगे। तो ये सारा हो गया। अब इसके अलावा एक दंतोष्ठ होता है, दंत प्लस ओष्ठ, वो पूरे व्यंजन में एक होता है व, दंत प्लस ओष्ठ। और एक होता है प, नुक्ता वाला फ, फ नहीं फ, फ बोलेंगे तो वो हो जाएगा प फ ब भ वाला, ठीक। वो ओष्ठ से हो जाएगा। और ये फ, ये दंत प्लस ओष्ठ में आता है, नुक्ता वाला। और ए और ए की बात कर लेते हैं। ये संयुक्त स्वर है, मैंने बताया था कि संयुक्त स्वर 4 होते हैं मेन रूप से, ए ओ औ। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छ त्र ज्ञ और स्र। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं ए, ये संयुक्त स्वर जो हैं, ये ए किससे मिलके बनते हैं, ए बनता है किससे मिलके, अ और ई से। पिछले वाली वीडियो में बताया था मैंने। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, ठीक है। यहाँ देखो तालु। तो इसका उच्चारण स्थान ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ प्लस तालु। ए और ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ प्लस तालु, ठीक है। ऐसे अगर ओ और ओ का देख लें, ओ का, तो ओ बनता है अ प्लस उ से, यानी कि अ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ, उ का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, यानी कंठ प्लस ओष्ठ से मिलके बनता है क्या, अ प्लस उ, यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान हो गया कंठ प्लस ओष्ठ। कंठ प्लस तालु ए का, कंठ प्लस ओष्ठ ओ औ का, ठीक है। ये समझ गया। अब यहाँ कंठ में हम ऐसे याद करिए, कंठ से क वर्ग अ याद कर लीजिए तो अ आ भी आ जाएगा। तालु में च वर्ग ई यस, ऐसे याद कर लीजिए ई यस। मूर्धा में ट वर्ग री रस, दंत में त वर्ग री लस। अब लरी तो इसमें है नहीं, तो लस, ऐसे याद करिए लस। और मैंने आपको बताया था दंत, तो दंत वाला स याद कर लीजिएगा। दंत वाला स ये वाला है, मूर्धा वाला ये वाला है, तालु वाला ये, तो आपको स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ओष्ठ में प वर्ग उ, और दंत में व और फ, दंत प्लस ओष्ठ, ए कंठ प्लस तालु, ओ औ कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है। इसको आप बढ़िया से पढ़ के बार बार याद कर लीजिए कि कंठ से क वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग, ओष्ठ से प वर्ग। और इसमें कंठ में अ आ और ह भी है, च वर्ग ई यस, त वर्ग री रस, त वर्ग लस, और प वर्ग उ, और दंत प्लस ओष्ठ से व और फ। ए ये क्या हो गए, कंठ प्लस तालु, और ओ औ ये क्या हो गया, कंठ प्लस ओष्ठ। ये रहा उच्चारण स्थान, ये वर्णों का उच्चारण स्थान था, ठीक है। इसको आप जरूर याद कर लीजिए। दंत मूली, दंत मूल किसे कहते हैं, कभी कभी आता है वर्ण। तो दंत मूल वर्ण कौन कौन से होते हैं, स, नुक्ता वाला ज, र, ल, स ज र ल, स ज र ल, स ज र ल, ठीक है। दंत मूली वर्ण होते हैं। दंत मूली वर्ण कौन से हैं, स ज र ल।
झ, य, ट, ठ, ड, ढ, यहाँ नहीं रहता, ड़, त, थ, द, ध, न, अ, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, स, अ। ठीक है, अब इनका घोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण में बहुत दिक्कत होती है, तो चलिए देखते हैं। घोष, अघोष पहले लिखेंगे, फिर सघोष, इसके बारे में जानेंगे। तो अघोष क्या होते हैं और सघोष क्या होते हैं। अ मीन्स पहला वाला वर्ड है, तो यहाँ पहले से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ 1 2 लिख लीजिए और आगे 3 4 5 ऐसे लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 यानी 1 2 इसका है, 3 4 5 इसका है। चाहे 12 याद कर लीजिए, 345 से ज्यादा अजीब लग रहा, इसको 1 2 3 4 5 सघोष हो गया। यानी कि जो ये पांचों वर्ग हैं, इसके पहले दूसरे वर्ड ये क्या हो गए, अघोष है, और तीसरे चौथे पांचवें वर्ड सघोष है। ठीक है, ये पहला दूसरा अघोष, तीसरे चौथे और पांचवें वर्ड सघोष हो गए। ठीक है, अब बचा य र ल व और श श श। ठीक, य र ल व और श श श। तो जो अघोष होते हैं उसमें 1 2 और ये भी याद कर लीजिए, स श श, ये तीनों श अघोष में होते हैं। अघोष यानी अघोष में श भी होता है। अघोष यहाँ श है, वहां भी स है। वैसे तो अघोष में स होते हैं तीनों, और 1 2 ये दोनों होते हैं। ठीक, और सघोष में क्या होता है, ह, कहा बचा है, तो उसमें व्यंजन का ह, और ये अंतस्थ व्यंजन य र ल व। अघोष में क्या होता है, ये दोनों याद कर लो बस। अघोष में 1 2 स स स, तीनों श, और 1 और 2। और सघोष में 3 4 5 यानी वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर और ह, और य र ल यानी अंतस्थ वर्ण, और 3 4 5 और ह। अब स्वर जो होते हैं वो भी स्वघोष होते हैं, सभी स्वर स्वघोष होते हैं। तो स्वर भी सघोष में आ गए। तो कैसे याद करेंगे, अघोष में कौन कौन से वर्ण होते हैं, 1 2 तीनों स, ये सघोष में आते हैं। उसके अलावा जितने भी बचे हैं सघोष अघोष में आते हैं 1 2 यानी पहला और दूसरा वर्ण, और स और स और स यानी तीनों स। और इसमें सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, और अंतस्थ व्यंजन, और स्वर यानी अ आ इ उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये इतने री सघोष में आते हैं। अब ये हो गया सघोष और अघोष का। यहां लिखिए अल्प प्राण, यहां लिखिए महाप्राण। अल्प प्राण भी अ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अल्प प्राण भी अ से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या करना है, अल्प प्राण होता है पहला, इसमें विषम वाला रहेगा, पहला तीसरा पांचवा। अल्प प्राण में पहला यानी क ग और अंग अल्प प्राण में आएगा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में, महाप्राण में दूसरा और चौथा। ये चीज तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण में, महाप्राण में दूसरा और चौथा। ठीक है, और अल्प प्राण में क्या आता है, और अल्प प्राण में आता है या रा ल व, यानी कि अंतस्थ वर्ण। क्या, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण भी आता है। ठीक, अंतस्थ वर्ण अल्प प्राण में आता है, और पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, अब इसके बाद, और इसमें सारे स्वर भी आते हैं, सारे स्वर भी अल्प प्राण में ही आते हैं।
महाप्राण को याद करेंगे 2 और 4, 2 4 24 महाप्राण। अब महाप्राण में यानी ख आएगा और घ, छ आएगा और झ, ठ आएगा और ढ, इस तरह से महाप्राण में आएगा। और इसमें महाप्राण में स श यानी उष्म व्यंजन, इसमें पूरे उष्म व्यंजन आते हैं, पूरे स श पूरे उष्म व्यंजन आते हैं। इसके बाद कुछ बचा है? इसमें कुछ भी नहीं बचा। तो देख लीजिए महाप्राण में और यहाँ सघोष में काफी समानता दिख रही होगी। 1 और 2 इसमें 2 4 याद रखिएगा। श इसमें भी है, स इसमें भी है, लेकिन इसमें ह नहीं है और उसमें ह है, इधर है, इसमें ह है। यानी महाप्राण में 2 4 उष्म व्यंजन, 2 4 उष्म व्यंजन, बाकी जो बचे सवाल प्राण में आएंगे 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन और स्वर, 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन और स्वर, 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन और स्वर। इसमें अघोष में कैसे याद करेंगे? 1 2 और तीनों स, 1 2 और तीनों स अघोष में आते हैं, अघोष में आते हैं। महाप्राण में 2 और 4 और उष्म व्यंजन आते हैं। सघोष में 3 4 5 और ह आता है और अंतस्थ व्यंजन आता है। ठीक है, अंतस्थ वर्ण आते हैं। ये भी देखो लगभग मिलता जुलता है, अंतस्थ वर्ण इसमें भी आते हैं, अंतस्थ वर्ण इसमें भी आते हैं। ठीक, तो इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो जरूर आपको याद हो जाएगा ये। अब हमने जो दोनों वीडियोस में पढ़ाया है सब इम्पॉर्टेंट चीजें ही बताई हैं, जिसमें से कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा। जैसे इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसको उष्म व्यंजन कहते हैं, इसको, ठीक है। और य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? य और व को अर्ध स्वर कहते हैं। और र को लुंठित वर्ण कहते हैं, प्रकंपित वर्ण कहते हैं। ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं, क्योंकि बगल से हवा निकलती है, बताया था कल अगली वाली वीडियो में। अब इसके अलावा इसमें कभी कभी स्पर्श संघर्षी वर्ण पूछता है, तो स्पर्श संघर्षी वर्ण ये होते हैं च छ ज झ, याद रखिएगा। इसको कहते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण च छ ज झ, स्पर्श संघर्षी वर्ण हो गए। ठीक है, और ये तीनों हो गए। अब ये सारे स्पर्श वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन क च ट त प का पूरा वर्ग जो है। ठीक, और छत्रज्ञ और स संयुक्त व्यंजन है। सजरल अभी बताया मैंने, उसको दंतमूलीय कहते हैं। ठीक है, दंतमूलीय। तो इन सबको 2 बार 3 बार इसको देख लीजिएगा, अच्छे से आ जाएगा। और वर्णमाला से ज्यादातर जितना चीज हमने बताया है इसी से क्वेश्चन आएगा। इससे आगे तो मुझे नहीं लगता कि और आएगा बाहर से, लेकिन फिर भी तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, पूरा टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक वर्णमाला से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक संभव हो सकेगा, हम आपका सारे प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज की जो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। नमस्कार दोस्तों।